हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉन फिशरी कल्चर। प्रॉन फिशरी कल्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा उसकी इंट्रोडक्शन द प्रॉन स्पीशीज़ के बारे में, और उसके जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्रॉन जो हमें मिलते हैं उसके बारे में, द प्रॉन कल्चर और उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं या फार्मिंग ऑफ प्रॉन्स और its preservation methods. So what is prawn? Prawn को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट्स एन एक्वेटिक क्रस्टेशियन और मेनली विद एन एक्जोस्केलेटन ओवर बॉडी एंड विद एन एक्जोस्केलेटन ओवर द बॉडी, ठीक है ना। तो प्रॉन क्या है? इट्स ए क्रस्टेशियन, इट्स नॉट ए फिश, ठीक है ना। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये अपर साइड में जो ऊपर का जो पिक्चर है उसमें आप देखिए तो एक्जोस्केलेटन इसके बॉडी के ऊपर से कवर्ड होता है एंड इट्स एन एक्वेटिक क्रस्टेशियन और इसको फिश कंसिडर किया जाता है, बट इट्स नॉट ए फिश। कमर्शियली इसे हम श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनली इसके बहुत सारे नाम से, जैसे चिंगड़ी, झींगा, कोलंबी, सुंगटा, चमन एट्सेट्रा। अब जो ये प्रॉन है इट इनहेबिट्स इन फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर बॉडीज़ एज वेल एज इन मैरीन वाटर बॉडीज़। और जब हम प्रॉन की प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडिया इज़ सेकंड टू दैट ऑफ यूएसए। नाउ अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम इसका क्या है? क्रस्टेशिया, क्लास मेलाकोस्ट्रेका और फैमिली इट बिलोंग्स टू फैमिली पैनिडी। और आप देख सकते हो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ प्रॉन कलेक्टेड। नाउ अब जब हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन रिवर्स, ओशियन, लेक्स एंड वेरियस अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है ना। हमें हर जगह ये मिल जाते हैं और मोस्टली दे आर द बॉटम डिवेलर्स विच मीन्स दे आर फाउंड ऑन मडी एंड सैंडी वाटर बेड्स। मतलब वो हमें कहाँ? बॉटम डिवेलर्स हमें सी के बॉटम पे ही मिलेंगे और मोस्टली ऑन द मडी या सैंडी रिवर बेड्स पे या ओशन फ्लोर्स पे हमें मिलेंगे। जब हम इसकी फीड की बात करते हैं, फीडिंग की बात करते हैं, तो जो ये प्रॉन होता है दीज आर ओमनीवोरस, ठीक है ना। वो फीड करते हैं बहुत प्लांट और एनिमल और वेजिटेशन मैटर दोनों पे ये फीड करेंगे, ठीक। ईट algae एंड अदर प्लांट पार्टिकल्स लाइक एनिमल, फिश या प्लैंकटन वगैरह पे ये फीड करते हैं, ठीक। नाउ एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ प्रॉन्स के, जिसमें अगर हम बात करें वेरियस स्पीशीज़ है जो मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। तो ये प्रॉन्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो मोस्टली इसको हम दे मे बी द फ्रेश वाटर प्रॉन्स एंड ब्रैकिश वाटर प्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्रेश वाटर प्रॉन्स होते हैं इसमें आप देखो नीचे जो मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गर दिए हैं ना, तो फ्रेश वाटर प्रॉन्स जो होता है वो दे बिलोंग टू द जीनस मैक्रोब्रैकियम, ठीक है ना। मैक्रोब्रैकियम जीनस से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये जो फ्रेश वाटर आप कहाँ मिलेंगे आपको? दे आर मोस्टली फाउंड इन द रिवर या रिजर्वियर, इरिगेशन कैनाल एंड टैंक्स में हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो ये फ्रेश वाटर प्रॉन्स होते हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर फॉर एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब ये फ्रेश वाटर में मतलब पूरा नहीं अगर नहीं भी बैठे तो मतलब अपने लाइफ स्टेज की किसी न अपनी लाइफ साइकिल की किसी न कोई ना कोई स्टेज पे ये कहाँ पे फ्रेश वाटर में डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो इट रिक्वायर्स ब्रेकिश वाटर फॉर देयर अर्ली लार्वल डेवलपमेंट। जैसे कि इस ऑर्गेनिज्म की अगर लार्वल डेवलपमेंट की हम बात करें तो उस टाइम पे इनको क्या ज़रूरत होता है? ब्रैकिश या सलाइन वाटर। अब जो ये फ्रेश वाटर जो प्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो उस टाइम पे ये जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है या लार्वल डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, उस टाइम पे ये माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे? टुवर्ड्स ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर। अब जो नेक्स्ट जो
प्रॉन्स होते हैं। एक तो फ्रेश वाटर हुआ, दूसरा क्या दूसरा कौन सा होता है, दैट इज़ ब्रैकिश वाटर प्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और वो किस जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ पीनियस। आप फर्स्ट पे आप देख सकते हो, दैट इज़ पीनियस इंडिकस, पीनियस मोनोडॉन, पीनियस सेमिस कल्केटस, ठीक है ना। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये कौन से हैं, दीज आर द ब्रैकिश और द सलाइन वाटर प्रॉन्स, ठीक है ना। ये इनहेबिट कहाँ पे करते हैं, मोस्टली इन एस्चुरीज़ में, ही एस्चुरीज़ में करते हैं। या हमें अगर इंडिया में हम देखें तो छिलका या पोलिकेट लेक्स जिसका नाम आपने सुना होगा, तो मोस्टली हमें वहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। दीज आर द डायग्राम्स इंडिकेटिंग डिनोटिंग सर्टन स्पीशीज़ ऑफ प्रॉन, ठीक। तो जो ये मैक्रोब्रैकियम होता है, ठीक, मैक्रोब्रैकियम जो फ्रेश वाटर प्रॉन है, उसमें इंडिया में मोस्टली 2 स्पीशीज़ मिलते हैं। एक तो यहाँ पे जो अब नाम दिया हुआ है, दैट इज़ मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गर एंड मैक्रोब्रैकियम मेलाकोम्सोनी, ठीक है ना। ये जो स्पीशीज़ है या ये स्पीशीज़ है, ये दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडिया, ठीक। और हम उनको किसके लिए यूज़ करते हैं, कल्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। कल्चर के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम मोस्टली इन्हीं स्पीशीज़ को, तो उसमें रीज़न ये है कि इसका हाई फिकंडिटी रेट होता है, मतलब एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ नियरली 10,000 टू 1 लाख एग्स ये ले कर सकते हैं, ठीक। मैच्योरिटी जो है वो अटेन होता है बहुत जल्दी, दैट इज़ इन 6 मंथ्स। और उसी तरह हम जो ब्रैकिश प्रॉन्स है उसमें भी क्या करते हैं, कुछ स्पीशीज़ को हम बहुत इम्पॉर्टेंट है या सूटेबल है, जो जैसे पीनियस मोनोडॉन जो होता है वो सूटेबल है किसके लिए, फॉर स्पीशीज़ कल्चर के लिए। तो these are the certain species of prawns and अगर हम इसमें से किसी एक स्पीशीज़ की बात करते हैं, दैट मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गर की बात करें, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, फिलीपींस, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिलते हैं। और जब हम इंडिया की बात करें, इस फाउंड कहाँ पे, हमें दोनों जगह, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों में हमें ये मिलते हैं। और मोस्टली कहाँ पे मिलता है, इन द रिवर माउथ्स एंड बैक वाटर्स में। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, उसका बॉडी जो होता है वो लॉन्ग होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक, ब्लेविश ग्रे होता है, एंड सेकंड पेयर ऑफ लेग्स वो चिलेट होते हैं, विच आर एक्सेसिवली लार्ज इन मेल्स। ये किसकी बात हो रहा है, और मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गर स्पीशीज़ की बात हो रहा है। और जब फीडिंग की बात करें तो ये ऑम्निवोरस है, दोनों एनिमल एंड वेजिटेशन मैटर पे ये फीड करेंगे, और वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड स्टेम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स पे ये क्या करेंगे, फीड करेंगे। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ अगर देखें तो कुछ स्पीशीज़ है जिसको आपने याद रखना है, दैट इज़ पीनियस इंडिकस जो है वो, दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया। मैक्रोब्रैकियम मोनोसिरस इन एफिनिस जो होता है वो सूटेबल है फॉर देयर कल्चरिंग इन वेरियस कंट्रीज़। और जो लार्जेस्ट प्रॉन की अगर हम बात करें, दैट इज़ पीनियस मोनोडॉन, जो ग्रो होता है अप टू द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, वेइंग अबाउट 150 ग्राम्स। जो मैक्रोबियम कर्सिनस और मैक्रोब्रैकियम मोलकमसोनी जो होता है, दीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ बोथ फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर। मतलब ये आपको दोनों फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में ये डिवेल कर सकते हैं। और मैक्रोब्रैकियम जैसे अभी मैंने कहा रोजनबर्ग है, वो दे आर सूटेड फॉर कल्चरिंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। नाउ द लाइफ साइकिल, अगर हम लाइफ साइकिल देखें किसका, इस प्रॉन का, तो आप देखें इस इमेज में जो मैच्योर अडल्ट को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैच्योर अडल्ट इसमें मेनली जो स्टेजेस हैं वो थोड़ा डिफ़र करता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में कहा था। क्योंकि इसमें अगर हम देखें
जो मैच्योर अडल्ट वो एग ले करते हैं। एग ले करने के बाद जब एग की हैचिंग हो जाती है तो उसमें से जो लार्वा निकलता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा होते हैं। मतलब मोस्टली 13 टाइप्स ऑफ लार्वा कैन बी फाउंड इन दीज प्रॉन्स। और जो लार्वे होते हैं आफ्टर जब ये मैच्योर अडल्ट ने एग ले किया, फिर उसके बाद एग लेइंग के बाद, एग हैचिंग के बाद ये किस में डेवलप होता है? नॉपलस लार्वा में। नॉपलस लार्वा आफ्टर ए फ्यू पसेज ऑफ टाइमिंग और पीरियड ये किस में? ज़ोइया लार्वा में डेवलप होते हैं। ये सारे क्या है? लार्वे ही हैं, ठीक है ना। ज़ोइया के बाद ये किस में डेवलप होता है? माइसिस लार्वा में। ये यहाँ पे माइसिस आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जब ये लार्वल स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, देन इट डेवलप्स इनटू द पोस्ट लार्वा में ये डेवलप हो जाता है, ठीक। एंड लास्टली आफ्टर द पोस्ट लार्वल स्टेज, जो ये लार्वल स्टेज होता है इनमें मूवमेंट होता ही नहीं, ठीक। और जो पोस्ट लार्वा के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ जुवेनाइल, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जुवेनाइल है? तो हम ये देख सकते हैं कि जब पोस्ट लार्वल स्टेज जब मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना, वाटर करंट्स के अगेंस्ट जब ये मूवमेंट शो करता है या मूवमेंट करना शुरू करता है, तो उस पोस्ट लार्वा को हम क्या कहते हैं? जब ये मूवमेंट करना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल कहते हैं। और ये जुवेनाइल जो है लॉस्टली इट डेवलप्स इनटू मैच्योर अडल्ट। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरी। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरी की बात करते हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द क्वालिटी, टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरी आर देयर। एक है उसमें शॉलो वाटर प्रॉन फिशरी, सलाइन लेक प्रॉन फिशरी, एस्चुरी प्रॉन फिशरी, मैरीन वाटर प्रॉन फिशरी और फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी। तो इन नाम से आप पता कर सकते हो कि इनमें मतलब क्या होता है। मतलब शॉलो वाटर प्रॉन फिशरी में जो इसमें क्या होगा, जो फिशिंग होगी, फिशिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ पे है? दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द शॉलो वाटर नियर द कोस्ट, ठीक है ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा। सो उसमें क्या होता है? शॉलो वाटर कब होता है? मानसून मंथ्स में, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अगस्त द फिश कम नियर टू द कोस्ट एंड फिशरमैन आर इनेबल टू कैच द प्रॉन्स विद देयर कास्ट नेट्स, ठीक है ना। तो शॉलो वाटर फिशिंग मेनली इस सीज़न में होता है, मानसून सीज़न में होता है। मानसून सीज़न में जब ये मूवमेंट कर जाता है ये फिशेस कहाँ पे? टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ द सी या कोस्ट ऑफ द ओशन, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये लोग इनको कास्ट नेट्स के थ्रू कलेक्शन कर लेता है इनकी। तो उसी तरह सलाइन वाटर प्रॉन फिशरी, व्हेन द फिशिंग इज फिशिंग ऑकर्स और फिशिंग आर डन इन द सलाइन और ब्रैकिश वाटर, तो उसको क्या कहेंगे? सलाइन लेक प्रॉन फिशरी। एस्चुरी प्रॉन फिशरी, जब फिशिंग कहाँ पे हो? एस्चुरी में हो, तो उसको हम कहेंगे एस्चुरी प्रॉन फिशरी। नाउ आपके सिलेबस में मेनली क्या है? मैरीन वाटर प्रॉन फिशरी और फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी। तो मैरीन वाटर प्रॉन फिशरी, मैरीन प्रॉन्स मोस्टली फ्रॉम इंडियन कोस्ट बिलोंग टू द फैमिली पैनिडी, ठीक। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जो मैरीन प्रॉन्स है वो दैट बिलोंग टू द फैमिली पैनिडी। और अगर कुछ जो 3 जनरा लाइक पीनियस, जो जनरा, ये 3 जो जनरा है दैट आर कॉमनली फाउंड, दैट इज पीनियस, मेटापीनियस एंड पैरापीनियस। दीज आर द 3 जीनस दैट आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया, ठीक। मैरीन एंड ब्रैकिश वाटर स्पीशीज स्पॉन इन द सी, ठीक। जो ये मैरीन, जो प्रॉन्स जो मैरीन है, ठीक है ना, मैरीन है या ब्रैकिश वाटर में जो रहते हैं, वो स्पॉनिंग कहाँ पे करेंगे? सी में ही करेंगे, ठीक। सी में जब स्पॉनिंग किया, ठीक, हैचिंग वाइल ड्रिफ्टेड अलॉन्ग विद द करंट टू द कोस्टल एरियाज। तो उनकी हैचिंग कैसे होगी? हैचिंग कहाँ पे होगी? हैचिंग जो होगी वो होगा उनका कहाँ पे? कोस्टल वाटर्स में वो लेकिन एक बार जब स्पॉनिंग हो जाता है तो हैचिंग के लिए द एग्स आर ड्रिफ्टेड अलॉन्ग विद द वाटर करंट्स टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज, ठीक है ना। जो कोस्टल एरिया है तो उसके आसपास ये वाटर करंट्स उनको ले जाएंगे, तो वहाँ पे उनका क्या हो जाता है?
हैचिंग हो जाता है, ठीक। आफ्टर द हैचिंग, जब एग हैच हो गए, ठीक है ना, हैचिंग के बाद क्या हो जाता है, दे अंडरगो डेवलपमेंट। जिस तरह मैंने पहले लाइफ साइकिल में बताया कि हैचिंग के बाद जो डिफरेंट लार्वल स्टेज है उनकी डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, टिल जुवेनाइल स्टेज। और वो जुवेनाइल स्टेज तक उनकी डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ पे ही होता है, इन द कोस्टल वाटर्स, ठीक है ना। तो जब ये जुवेनाइल में डेवलप्ड हो गया, फिर उसके बाद ये किस में डेवलप होंगे, मैच्योर अडल्ट में, ठीक है ना। ठीक है, तो जब ये जुवेनाइल से डेवलप होंगे किसमें, मैच्योर अडल्ट में, तो फॉर ब्रीडिंग दे अगेन कम टू द सी। फिर उसके बाद ब्रीडिंग के लिए वो वापस कहाँ पे आएंगे, फ्रॉम द कोस्टल वाटर्स या कोस्टल रीजन से अगेन सी में ही वापस आएंगे, जहाँ पे इनका क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, ठीक। सो फ्रेश, द नेक्स्ट इज द फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी। अब फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी में क्या है, क्या होता है, ठीक है ना। जो फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी है, मतलब ये ऑल ओवर द कंट्री it takes place in different water bodies like river, lakes या pond। मतलब ऑलमोस्ट ये हर जगह पे ये फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी जो होता है ना वो किया जाता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ लो सैलिनिटी सम स्पीशीज आर ऑल्सो कॉट फ्रॉम ब्रैकिश वाटर। अगर जैसे अगर फ्रेश वाटर में सैलिनिटी अगर कम हो, ठीक है ना, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में कुछ स्पीशीज़ ब्रैकिश वाटर से कलेक्ट करके कहाँ पे लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, उस वाटर फ्रेश वाटर बॉडी में उनको रखा जाता है। क्योंकि जब ये इन फ्रेश वाटर फिशरी में या मैरीन वाटर फिशरी में जब इनका कल्चर किया जाता है तो उसके सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का होना, टेम्परेचर का एक रेंज होना या सैलिनिटी का एक रेंज होना, ठीक है ना। उसी तरह सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिसको हमने फुलफ़िल करना है इनके कल्चरिंग के लिए। तो सैलिनिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रेश वाटर में हम क्या करते हैं, कुछ स्पीशीज़ को हम कलेक्ट करके लाते हैं ब्रैकिश वाटर से, ठीक है ना। और मोस्टली किसके लिए, टेम्परेली फॉर द ब्रीडिंग के लिए। अब ये स्पॉन करते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में स्पॉन करते हैं। फॉर फ्रेश वाटर में स्पॉन करने के बाद उनको ड्रिफ्ट किया जाता है एस्चुरीज में फॉर डेवलपमेंट। जैसे पहले बताया, जो लार्वल डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, ब्रैकिश वाटर चाहिए। तो स्पॉनिंग के बाद ये कहाँ पे, एस्चुरीज में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, लार्वल डेवलपमेंट होता है। और उसी ब्रैकिश वाटर में लार्वल डेवलपमेंट होते हैं किस स्टेज तक, जुवेनाइल स्टेज तक, ठीक है ना। जुवेनाइल स्टेज तक डेवलपमेंट होने के बाद फिर ये वापस आता है कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। मतलब फ्रेश वाटर और जो मैरीन वाटर प्रॉन फिशरी है उसमें ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। रहते फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर प्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फिर उसके बाद एक लेइंग करने के बाद ये किस में, मैरीन वाटर में चले जाते हैं, वहाँ पे किसके लिए, लार्वल डेवलपमेंट के लिए, टिल द स्टेज ऑफ जुवेनाइल स्टेज। फिर उसके बाद वापस जब उनको जुवेनाइल स्टेज अटेन करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वापस किस में आते हैं, फ्रेश वाटर में वापस आते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ फिशिंग प्रॉन्स। अब किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। अब ये मोस्टली सीजनल ही रहता है, ठीक है ना, जैसे नॉर्मल फिशिंग की तरह। और मोस्टली आइडियल सीज़न वो जो है वो वेरी करता है लोकेलिटी के हिसाब से, ठीक। तो मोस्टली हमारे इंडिया में अगर देखें तो जैसे बम्बई में इनकी फ़िशिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मोस्टली किस मंथ में होता है, दैट इज़ अक्टूबर, अगस्त टू अक्टूबर में होता है, ठीक है ना। और फ्रेश वाटर्स के केस में मार्च और जून में होता है। और नेक्स्ट जो नेट्स हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रॉन फिशिंग के लिए, दीज आर द बोट सीन, टेक कॉनिकल नेट्स या कास्ट नेट्स या ट्रैक नेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स यूज़ करते हैं प्रॉन फिशिंग के लिए। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स दैट आर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ प्रॉन्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ठीक है ना। सो उसके बाद
जब जब कल्चर करने के बाद, ठीक है ना, प्राण फॉर्मिंग एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, जब कलेक्शन करके लाया, ठीक है ना, कलेक्शन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक। प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, दे आर टू प्रोसेस। प्रिजर्वेशन के लिए भी दो स्टेप्स हैं, और प्रॉन फॉर्मिंग के भी क्या है, दो स्टेप्स हैं। अब उसमें एक है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड क्या है, इंटेंसिव मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, मोस्टली पॉन्ड्स सिचुएटेड नियर द एस्चुरीज या ब्रैकिश वाटर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो पॉन्ड्स ट्रेडिशनली जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, हम उन्हीं को ही सेलेक्ट करते हैं, और उस पॉन्ड को सेलेक्ट करने के बाद उसका एक सूटेबल एनवायरनमेंट का होना इम्पॉर्टेंट है, जैसे उनकी डेवलपमेंट के लिए, लाइक जैसे उनका डेप्थ कितना होना चाहिए, सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉइल किस तरह का होना चाहिए। सो दीज आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसको हम मेंटेन करते हैं। फिर उस जो पॉन्ड हमने बनाया उसको अटैच करते हैं किसके साथ, एक आउटलेट के साथ, बाय गेट्स। फिर उसके बाद ए मैश स्क्रीन इज प्लेस नियर द गेट टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ, जो उसमें हम जब लार्वे डालते हैं, जो या उसमें डेवलपमेंट होने के बाद जो पोस्ट लार्वल स्टेज होते हैं, उनके उनको वहाँ से प्रिवेंशन के लिए, वहाँ से निकल जाने से प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एक मैश स्क्रीन भी डालते हैं, ठीक है ना। और उसके बगैर एक ये हुआ था ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा मेथड दैट इज़ इंटेंसिव मेथड है, ठीक है ना। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन जापान बेस्ड ऑन द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रियरिंग एंड स्पॉनिंग। जो इंटेंसिव है ये मॉडर्न मेथड ही है, उसमें मतलब मॉडर्न टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रियरिंग और स्पॉनिंग के लिए। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, फुजिनागा ऑफ जापान। तो इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इस टेक्निक में इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो मैच्योर मेल इन फीमेल आर रिलीज्ड इन द स्मॉल कंक्रीट टैंक्स कंटेनिंग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टेक, जैसे हमने मेल और फीमेल को रिलीज़ किया किस में, जो टैंक्स हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं, उसमें जो टेम्परेचर या ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं आर्टिफिशियली बाय एरेशन, ठीक है ना। मतलब उसमें हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आर्टिफिशियली करेंगे, और टेम्परेचर को भी जैसे 28 to 30 डिग्री सेल्सियस उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम उसी तरह मेंटेन करेंगे। जब हमने इन मेल फीमेल्स को जब हमने उसमें टैंक्स में हमने वहाँ पे रिलीज़ किया, उसके बाद जब ये ब्रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्पॉनिंग होगी, तो अडल्ट्स आर रिमूव्ड आफ्टर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के बाद अडल्ट्स को हम वहाँ से रिमूव करते हैं, और जो स्पॉनिंग के बाद जो एग्स हैचिंग होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लार्वल स्टेजेस को, अर्ली लार्वल स्टेज को हम फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू हम उनको फीड करते हैं, ठीक है ना। तो हम फीड करने के बाद एट कंसिडरेबल साइज लार्वा आर ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन पॉन्ड्स कनेक्टेड विद द वाटर बॉडीज थ्रू पाइप्स वेयर वाटर इज सर्कुलेटेड बाय हाइड्रोलिक थम्स। फिर ये इन लार्वों को हम क्या करते हैं, तो इन लार्वों को हम कहाँ थ्रू पाइप्स कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में हम इनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो ताकि वहाँ पे उनकी क्या हो, रेयरिंग हो जाए। तो दिस मेथड हम अब ये इस मेथड और जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना, उसमें क्या डिफरेंस है ना, जो प्रोडक्टिविटी रेंज होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ नियरली अबाउट 2000 to 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और उसके बाद होता है जब हमने कलेक्शन किया, ठीक है ना, कलेक्शन करने के बाद इनका रियरिंग किया, रियरिंग करने के बाद जब इनको हमने मार्केट में जब इनको ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है ना, जब मार्केट में इनको सप्लाई करना हो, तो इसको हमने प्रिजर्व करना है, ठीक है ना। तो प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग जो होता है ना, वो कैसे करते हैं। प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग में दो मेथड है, दैट इज़ शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस मेथड। शॉर्ट डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, तो जो शॉर्ट प्रॉन्स होते हैं उसको हम पैक करते हैं किस में, बिटवीन द लेयर्स ऑफ आइस, जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, उनकी लेयर्स में हम उनको क्या करते हैं, उनको पैक कर देते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ देयर सिफेलोथोरैक्स। जो सिफेलोथोरैक्स जो उनका एक्सोस्केलेटन है, उसको रिमूव करने के बाद हम उनको आइस क्यूब्स में उनको पैक कर देते हैं।
पैक कर देते हैं। लेकिन अब इस मेथड में क्या है ना, इसमें दैट इज़ इट इज़ लेस बेनिफिशियल, ये लेस बेनिफिशियल है, और इसमें जो फाइनेंशियल लॉस का जो चांस रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिकम्पोज होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस जो प्रिजर्वेशन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसमें दो मेथड है, दैट इज़ सेमी ड्राइंग मेथड एंड टोटल ड्राइंग मेथड। जो सेमी ड्राइंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो ये प्रॉन्स होता है हम इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इन 6% ऑफ ब्रीन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ब्रीन सॉल्यूशन में हम इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। जो ब्रीन सॉल्यूशन है वो क्या है, इट्स ए साल्ट कंटेनिंग सॉल्यूशन। उसमें हम इस प्रॉन्स को बॉयल करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसको हम ड्राई करते हैं, ठीक है ना। वाइल इस ड्राई करने के बाद पैक करके इसको सप्लाई कर देते हैं। वाइल इस टोटल ड्राइंग मेथड में भी हम क्या करते हैं, द एंटायर prawn shell is are dried in शेल्स को हम या तो पूरे प्रॉन को या इनके शेल को रिमूव करने के बाद उनको हम ड्राई करते हैं, टोटली ड्राई करते हैं सन में, ठीक है ना। और फाइनली उनको क्या करता है, पैक कर देता है इन पॉलीथीन बैग्स फॉर मार्केटिंग के लिए हम उनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किधर, मार्केट्स में, ठीक। तो ये इनका लाइफ साइकिल है, ठीक। लाइफ साइकिल के बारे में मैंने अभी पहले भी बताया। तो ये जो कल्चर प्रोसेस है, ठीक है ना, ये आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ स्टेप वाइज। तो कल्चर प्रोसेस में जो आपका वेरियस स्टेप्स है, उसमें एक स्टेप है दैट इज़ सीड कलेक्शन स्टेप, ठीक है ना। सीड कलेक्शन, जो सीड मीन्स जो जुवेनाइल ऑर्गेनिज्म है, हम उसको क्या बोलते हैं, सीड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो कल्चर प्रोसेस है हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं वो किसके, फ्रेश वाटर प्रॉन्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सीड कलेक्शन फ्रॉम रिवर्स करते हैं, ठीक है ना। इस फेज़ में जो सीड फेज़ जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ सीड और जुवेनाइल्स करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज़। और जैसे कि अगर इंडिया में देखें दैट इज़ मोस्टली जो जुवेनाइल्स होते हैं वो हमें सितंबर के मंथ में मिलते हैं, ठीक। तो हम डिफरेंट वाटर बॉडी से उसको कलेक्ट करने के बाद कहाँ कर डिफरेंट वाटर बॉडी से कलेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस नेट्स या ट्रैप्स, जो अभी पहले मैंने दिखाया, ट्रैप्स या स्कूप नेट्स या बैग नेट्स, उनके थ्रू इनको कलेक्ट करते हैं। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इन ओपन प्लास्टिक फॉर स्टॉकिंग इन ग्रो आउट पॉन्ड्स। फिर हम कलेक्शन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ स्टॉकिंग करते हैं, कहाँ पे, इन ग्रो आउट पॉन्ड, जो पॉन्ड्स हमने बनाए हैं, ठीक है ना। जो पॉन्ड्स जैसे आप अर्थन पॉन्ड या जो भी या सीमेंटेड पॉन्ड हो या ग्लास फाइबर के जो पॉन्ड्स बने हुए हैं ना, तो वहाँ पे आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो हैचरी फेज नेक्स्ट इज द हैचरी फेज। इसमें क्या है, दैट इज़ रियरिंग टिल पोस्ट लार्वा फॉर्मेशन। जब आपने वहाँ से कलेक्शन करके लाया, अब यहाँ पे क्या होती है, रियरिंग करते हैं पोस्ट लार्वा फॉर्मेशन तक, ठीक है ना। दैट इज़ नियरली अबाउट 30 to 40 डेज का होता है। तो इस फेज़ में हम क्या करते हैं, इस फेज़ में हम जो रेजिंग जो जुवेनाइल है ना, ठीक, उसको उनकी हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं इन हैचरीज में, ठीक। जो जुवेनाइल्स हमने कलेक्ट करके लाया, ठीक है ना, उन मेल्स और फीमेल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट से हमने जिनको कलेक्ट करके लाया है, तो उसको हम कहाँ पे, उन पॉन्ड्स में या सीमेंटेड पॉन्ड्स या आर्टिफिशियली जो आपने पॉन्ड्स बनाए हैं उसमें रखते हैं, किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, ठीक है ना। तो ब्रीडिंग हो जाने के बाद तो फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, तो राइप जो मैच्योर फीमेल्स है, ठीक, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके लिए कि जो अडल्ट फीमेल्स हैं हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, जो ओविजिरियस हो, ठीक है ना। तो हम उसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज ओरेन एक्मास होता है किसके, उसके सिफेलोथोरैक्स रीजन पे, ठीक है ना। तो
जब हमने इनको स्टॉकिंग किया इन ब्रूड को किसमें, हैचरी फेस में, फिर हम इस उनकी क्या करते हैं, स्पैनिंग कराते हैं, ठीक है ना। स्पैनिंग कराते हैं इन स्पैनिंग टैंक्स, जो अलग भी रखी जा सकती है, जिनका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, जैसे 2 मीटर का, जिसका लेंथ 2 मीटर हो और जिसका वेथ 1 मीटर और 0.4 मीटर उसकी हाइट होती है नियरली, ठीक है ना। तो उस हैचरी फेज में देखिए, यहाँ पे हैचरी फेज में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग इंड्यूस्ड इन स्पॉनिंग टैंक्स, ठीक है ना। तो जो हमने सीडलिंग्स या जुवेनाइल्स जो कलेक्ट करके लाए हैं उसमें क्या कराते हैं, ब्रीडिंग इंड्यूस इन स्पैनिंग टैंक्स में हम ब्रीडिंग को क्या कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं, ठीक है ना। फीमेल ट्रांसफर टू द सेपरेटिंग एज द एग्स टर्न ग्रे, जब एग की कलरिंग चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं इन सेपरेट टैंक्स में, ठीक है ना। फिर जब हैचिंग होना शुरू होता है, ठीक, हैचिंग हो जाने के बाद सैलिनिटी हैच लार्वा कैप्टेन, जो हैच, जब हैचिंग होने के बाद जो लार्वा डेवलप हुआ, ठीक है ना, दे आर केप्ट इन रियरिंग टैंक्स। फिर उसके बाद स्पॉनिंग टैंक से एक लेइंग हुआ, तो हैचिंग के लिए हम उसको कहाँ पे, रियरिंग, जब हैच हो जाता है, ठीक है ना, हैच हो जाने के बाद हम उनको रियरिंग टैंक्स में रखते हैं, ठीक। रियरिंग टैंक्स में रखा तो रियरिंग टैंक्स की कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जैसे सैलिनिटी जो है वो कितना होना चाहिए, नियरली 14 ppt होना चाहिए। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, नियरली 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और जो pH वो भी हमें मेंटेन रखना है, दैट इज़ नियर लेवल 7 to 8। सो दीज आर द जो ये कंडीशंस है, ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर्स या कंडीशंस या एबायोटिक कंडीशंस है, उसको हमने मेंटेन करना है एक सक्सेसफुल रियरिंग और सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है ना। तो जब ये इनकी इंक्यूबेशन पीरियड नियरली कितना होता है, 20 डेज़ का होता है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। जब हैचिंग हुआ, ठीक, हैचिंग होने के बाद हमने इसको कहाँ पे रखा, रियरिंग टैंक्स में रखे, ठीक है ना। नियरली 21 डेज़ पे इनका हैचिंग हो जाता है। फिर हमने इनको कहाँ पे रखा, रियरिंग टैंक्स में रखा, ठीक है ना। तो उसमें हम तो फीडिंग के लिए मोस्टली क्या रखते हैं, जो एग कस्टर्ड हो या चॉप्ड मीट पीसेस हो, हम उनको फीड के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोस इन 35 to 40 डेज, नियरली इन 35 to 40 डेज में जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोस हो जाता है, ठीक है ना, किसमें, इनटू पोस्ट लार्वल स्टेज ऑफ जुवेनाइल स्टेज, ठीक है ना। स्मॉल स्टोन ब्रांचेस शेल्स पुट बिफोर मेटामॉर्फोसिस टू प्रोटेक्ट द लार्वा। तो उस रियरिंग टैंक में हम डिफरेंट स्टोन्स या शेल्स उसमें रखते हैं फॉर दियर प्रोटेक्शन। जो लार्वल रियरिंग, अब जो रियरिंग टैंक में जो लार्वा का रियरिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो लार्वल पीरियड जो होता है वो नियरली जो लार्वल, अगर हम स्टेजेस को देखें तो नियरली इनमें कितना 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कंप्लीट हो जाता है 35 to 40 डेज। जब 35 to 40 डेज में ये लार्वल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इट डेवलप्स इनटू द पोस्ट लार्वल स्टेज, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पोस्ट लार्वल स्टेज में, ठीक है ना। पोस्ट लार्वल स्टेज में अगर हम देखें, पोस्ट लार्वल स्टेज, जैसे मैंने पहले आपको इमेज में दिखाया था, इट लुक लाइक्स, वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अडल्ट प्राण होता है, ठीक है ना। और ठीक, तो आफ्टर हैचरी फेज जो हमारा थर्ड फेज था, दैट इज़ नर्सरी फेज। अब इस नर्सरी फेज में क्या होता है, जो अभी तक का जो लार्वा डेवलप हुआ था वो किस में होगा, डेवलपमेंट इनटू जुवेनाइल फॉर्म में डेवलप होगा, देन रिलीज इनटू द ग्रो आउट पॉन्ड्स। फिर उसको हम किस में, ग्रो आउट पॉन्ड्स में रिलीज़ करेंगे, कहाँ से, रियरिंग टैंक से। तो नर्सरी फेज में क्या होता है, ठीक है ना, जो पोस्ट लार्वल स्टेज है वो डेवलप होता है किस में, जुवेनाइल स्टेज में, ठीक है ना। जुवेनाइल स्टेज में वो डेवलप होगा और वो जो पोस्ट लार्वा जो स्टॉक होगा नियरली 2000 to 3000 पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और जो फीड होता है उनका वो क्या होता है, अर्थवर्म पीसेस होते हैं या राइस ब्रांड पेलेट्स होते हैं या मोइना जो ऑर्गेनिज्म होता है, एज ए फीड हम इनको देते हैं। लेटर फिर उसके बाद जब इनकी डेवलपमेंट हो जाती है पोस्ट लार्वल स्टेज की किस में,
जुवेनाइल में, तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ग्रो आउट पॉन्ड्स जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं उसमें हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो पोस्ट लार्वल स्टेज जो है वो जुवेनाइल्स में डेवलप होते हैं, तो हमें वो कैसे पता चल जाता है, जब ये पोस्ट लार्वल स्टेज मूवमेंट करना शुरू करता है या क्रॉलिंग करना शुरू करता है, मूवमेंट किसके अगेंस्ट, द वाटर करंट के अगेंस्ट, तो हम उस स्टेज में हम उसको कैसे जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। ठीक है ना, जुवेनाइल स्टेज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जो हमारे जो ग्रो आउट पॉन्ड्स है उसके क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है ना, जैसे रियरिंग टैंक के या स्पॉनिंग टैंक के, और उसी तरह जो ग्रो आउट पॉन्ड्स हैं तो उसके भी क्या हैं, there are certain conditions which need to be fulfilled for the growth or the successful development of prawns। तो उसमें अगर हम देखें, मतलब सक्सेसफुल एक डेवलपमेंट के लिए अगर देखें, तो साइड जो जो हमने जो है पॉन्ड्स बनाए हैं उनके एक सिलेक्शन साइड का होना, सेलेक्टेड साइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, मार्शलेंस, ठीक है ना, और जो बॉटम हो या तो वो रेगुलर या इवन हो। ठीक है ना, जो वाटर क्वालिटी होना चाहिए वो क्लीन रहनी चाहिए। ठीक है ना, और उसमें क्या होना चाहिए, वाटर क्वालिटी में अगर मेंटेन, तो जैसे कि दीज प्रॉन्स आर द व्हाट, दे आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इनका मेन मीडियम जो है वो क्या है, वाटर ही है। ठीक है ना, तो वाटर को हमने क्या करना है, इसे हमने बिल्कुल जो कंडीशंस इनकी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि एक सक्सेसफुल रियरिंग के लिए, ठीक है ना, विद ए गुड ग्रोथ, और कम से कम उनकी मॉर्टेलिटी, उनकी डेथ रेट कम से कम हो, उसके लिए हमने उनकी कुछ कल्चर के कंडीशंस होते हैं और फीड क्वालिटी, इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना, जैसे वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होता है वो नियरली 4 to 6 ppm होता है। ठीक है ना, और वाटर में क्या करना होता है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए एरेशन ऑफ वाटर करना है, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर, या चेंजिंग टैंक विद टैंक वाटर पीरियडिकली, जो वाटर हमने उसमें रखे हुए हैं उसको पीरियडिकली चेंज करना है, और क्लीनिंग ऑफ द कल्चरल टैंक होना चाहिए। अब सॉइल क्वालिटी की बात करते हैं, तो पीएच हमें उसकी पीएच कितना, नियरली 6.5 to 7.5 होनी चाहिए। सीड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ यंग वंस को ऑप्टेन फ्रॉम, वहाँ पे उनकी क्या होना चाहिए, वहाँ पे उनको उनकी फीड वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। एंड अदर फैक्टर्स सच एज सरफेस एरिया नॉट लेस देन 5 फैक्टर्स। ठीक है ना, तो दीज आर द फैक्टर्स और द कंडीशंस जिसको हमने ध्यान में रखना होता है। जो ग्रो आउट पॉन्ड्स है, ठीक है ना, जो रेयरिंग जुवेनाइल्स या ग्रो आउट पॉन्ड्स है, दे आर स्पेशली प्रिपेयर्ड पॉन्ड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, जिसमें 3 to 4 वीक्स ओल्ड पोस्ट लार्वा को हम स्टॉक करते हैं। ठीक, फीमेल्स दे हैव ए स्लो एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट, और मेल्स हैव ए वेरिएबल एंड ए फास्ट ग्रोथ रेट। जो फीड हम जो उनको फीड करते हैं, फीड पीसेस, वो मोस्टली क्या होते हैं, राइस ब्रेन होता है या स्नेक मसल फिशेस वगैरह होते हैं। ठीक है ना, और ग्रो आउट पॉन्ड्स ये हम इनको क्यों मेंटेन रखते हैं या हम इनको क्यों बनाते हैं, बिकॉज 60 to 7% ऑफ सर्वाइवल रेट हमें देते हैं। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग बाय ड्रैग नेट एंड बाय ड्रेन हार्वेस्टिंग। एंड फाइनली जब ये ग्रो आउट पॉन्ड्स है, ठीक है ना, ग्रो आउट पॉन्ड्स में अगर आप देखें, जो ग्रो आउट पॉन्ड्स में अगर देखें तो उसमें हमें दो चीज़ को ध्यान में रखना है, दैट इज़ पॉन्ड सेलेक्शन होना चाहिए और पॉन्ड को कैसे ट्रीट करें। ठीक है ना, पॉन्ड की जो सेलेक्शन होता है मोस्टली हमें उसमें कुछ कंडीशन है, दैट इज़ उस फ्लैट बॉटम होना चाहिए। ठीक है ना, स्लोपिंग मार्जिन्स होना चाहिए। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है तो वो क्या रहता है, तो वो दैट इज़ सूटेबल फॉर द ग्रो आउट पॉन्ड्स। और जब हम पॉन्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए,
तो स्टॉकिंग से पहले हम क्या करते हैं, इसको एग्रीकल्चरल लाइमस्टोन से, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट से हम इनको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद किसी किसी केस में हम काउ डंग उसमें सप्लाई करते हैं, नियरली 3000 to 5000 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसमें फॉर 6 मंथ्स हम काउडंग रखते हैं। काउडंग को किस लिए, फॉर द ग्रोथ फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए या बेंथिक ग्रोथ के लिए हम काउडंग के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग बाय ड्रैगनेट और बाय द ड्रेन हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, हार्वेस्टिंग हम मोस्टली क्या करते हैं, जब इनकी मैक्सिमम साइज़ अटेन होता है, कितने, आफ्टर 6 मंथ्स, तो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और एप्रॉन ऑफ 20 ग्राम इज़ कंसिडर्ड आइडियल। और जो इनकी वेट होना चाहिए, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग कलेक्शन के टाइम के लिए, तो उसका जो आइडियल वेट है वो कितना होना चाहिए, दैट इज़ 20 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, उसको आइडियल माना जाता है मार्केटिंग के लिए। और जो हार्वेस्टिंग होता है वो ईदर बाय फिशिंग नेट से होता है, और डी वाटरिंग, अगर डी वाटरिंग हो पॉन्ड से हम वाटर को निकालेंगे, फिर उसके बाद कलेक्शन करेंगे। या फिशिंग जो होता है वेरियस नेट से होता है, क्राफ्ट से होता है, जैसे वेल एंड मैस्कुला, डिंगी एंड नॉक, या गियर जैसे नेट, स्ट्रैप्स एंड हुक्स के थ्रू। अगर नेट की बात करें, दैट इज़ कैश नेट, ड्रैग नेट एंड बैग नेट के थ्रू। सो जो ये प्रॉन कल्चर है, तो इसमें एक और चीज़ भी है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर भी होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर में हम क्या करते हैं, प्रॉन कल्चर को हम साथ साथ में ही करते हैं। किसके साथ में, एक तो हम उसमें दो चीज़ें साथ में ही करते हैं, दैट इज़ प्रॉन फार्मिंग करेंगे वो किसके साथ में, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में ही हम प्रॉन फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर और प्रॉन फार्मिंग कहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, हम इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ये फ़ायदा होता है कि जो वेस्ट वाटर जो उन पॉन्ड से निकलते हैं, हम उसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो ड्रेन आउट होते हैं ना, उसको हम इरिगेशन और क्रॉप फील्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इनमें अगर इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर की बात करें, तो अगर वहाँ से इनकम देखें, वो 2 to 3 टाइम्स हायर होता है एज दैट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है ना। कल्टीवेशन ऑफ अगर राइस करें और कल्टीवेशन ऑफ राइस के साथ में प्रॉन फार्मिंग भी करें, तो उस केस में इनकमिंग इंटीग्रेटेड के केस में 2 to 3 टाइम्स, थ्राइस 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इंटीग्रेटेड प्रॉन कल्चर करने से क्या होता है, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डीवीडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हमें राइस कल्टीवेशन में हमें डीवीडिंग करना पड़ता है, ठीक है ना, जो वीड्स प्रोडक्शन होता है उसको हमें उनको रिमूव करना होता है, या एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो हमें फर्टिलाइजर्स हमें वहाँ पे सप्लाई करना होता है, या फर्टिलाइज़र की यूज़ करना होता है, उसकी जो कॉस्ट को है, ये इंटीग्रेटेड प्रॉन फार्मिंग जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना। सो लास्टली इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉन की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे कि प्रॉन आपको बता दें, इट्स हाईली प्रोटीनेशियस फूड है ना, तो इससे उसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनली, और एक्सपोर्ट में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और economic development can be achieved through prawn culture. Next is prawn takes part in the earning of foreign currency. It is a much profitable to cultivate prawn in the fresh water, ठीक है ना, at a comparatively lower cost. तो आपको ये बता दूँ, जो प्रॉन फार्मिंग जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड, बहुत ज़्यादा इसकी स्कोप है। वो क्यों है, दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड इन द इंटरनल मार्केट एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, और इंटरनली जो इंटरनल मार्केट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉन फार्मिंग की बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है ना। तो प्रॉन कल्चर की अगर बात करें, इसकी पोटेंशियल, इट हैज़ अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। हाँ, क्यों,
बिकॉज जो जो इसकी मार्केटेबल अटेन्स द मार्केटेबल साइज इन 6 मंथ में, ये क्या कर लेता है अपनी जो मार्केटेबल साइज़ को बहुत जल्दी अटेन करता है, ठीक है ना। और जो ये प्रॉन्स होता है, ठीक है, वो ऑमनीवोरस होता है, तो देयर इज़ नॉट एनी डिफ़िकल्टी इन दियर फीडिंग, क्योंकि आप उसको एनिमल फीड और वेजिटेशन मैटर दोनों फीड करा सकते हो। और इसका एक और कैरेक्टर है, दैट इज़ टू विथस्टैंड द ऑपरेशनल स्ट्रेस। तो कोई भी स्ट्रेस हो, ठीक है ना, तो ये उसको इजीली विथस्टैंड करता है, और हम इसको इजीली कल्चर भी कर सकते हैं इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। तो इट हैज़ ए ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर द प्रॉन कल्चर इन इंडिया। और इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द चाइना, अगर इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द चाइना। और टोटल वुड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, नियरली अगर 3,50,000 टन्स पर ईयर अगर प्रोडक्शन होता है, तो उसमें से चाइना कंट्रीब्यूट कितना करता है, नियरली 2 लाख, और इंडिया जो है वो नियरली 50,000 टन्स पर ईयर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो this is all for the today's lecture. Thank you very much.